ये हम देखेंगे। बूटस्ट्रैप 4 में इमेजेस लगाने का सिमिलर मेथड तो वही है जिस तरह से हम HTML में लगा देते हैं कि इमेज का टैग यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि हमें अपनी इमेज को राउंड करना है या उसके जो सर्कल, उसके राउंडेड सर्कल्स करना है, उसकी शेप्स को सर्कल्स में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉट राउंडेड की क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमें उसकी शेप को सर्कल में करना है तो हम डॉट राउंडेड सर्कल की क्लास यूज़ करेंगे। इस तरह से इमेज थंबनेल है यानी कि बॉर्डर उसके थोड़े से कर्व हो जाए तो उसके लिए हम इमेज थंबनेल यूज़ करेंगे। सिंपल से इसकी क्लासेस हैं, हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास विजुअल कोड की स्क्रीन शो हो रही है। हेलो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज का टैग बनाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि हम बूटस्ट्रैप इमेजेस की बात कर रहे हैं। इमेज क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इमेज का टैग लेंगे। इमेज के टैग के बाद हम यहाँ पे जिस तरह से इमेज देते हैं सिमिलर उसी तरीके से इमेज इंसर्ट करवाएंगे। इमेज 1 डॉट जेपीजी, ठीक है। ऑल्ट में इमेज का नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया इमेज 1। उसके बाद यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल करवाई। फॉर एग्जांपल मुझे राउंडेड करना है इमेज को, तो मैंने यहाँ पे लिखा राउंडेड, सही। तो यहाँ पे राउंडेड लिखा। अब हम इसको देखते हैं इमेज हमारे पास किस तरह से शो हो रही है। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे पहले बताएं। देन हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर रहे हैं राउंडेड, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास और फिर हमने यहाँ पे लिखा राउंडेड। अच्छा, यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की राउंडेड क्लास यूज की है। इट मीन जो हमारे पास इमेज 1 आएगी उसकी जो शेप होगी वो थोड़ी राउंडेड फॉर्म में होगी। अच्छा, अगर हम इसको ब्राउजर पर रन करें, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, ब्राउजर पे। अब हमने इसको क्या कहा था, हमने इस पे क्लास दी है राउंडेड, ठीक है। तो अब क्लास राउंडेड देने से आप देख सकते हैं कि इसके साइड के जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे पास थोड़े से क्या हो चुके हैं, राउंडेड फॉर्म में हो चुके हैं। बात समझ आई? क्लास ये बात आप लोग को समझ आई? ठीक है। तो हमने इसमें क्या यूज़ करा है, राउंडेड। तो राउंडेड से हमारे पास जो इसके बॉर्डर हैं साइड के वो थोड़े राउंडेड फॉर्म में होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक और इमेज लगाऊं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक और इमेज लगा रही हूँ और मैंने उसको कहा image2 डॉट जेपीजी, ठीक है। इसको ऑल्ट में नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल image2 का, सही है। यहाँ पे मैं इसकी क्लास यूज कर रही हूँ राउंडेड सर्कल, राउंडेड सर्कल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट और टॉप से, ताकि हमारे पास ये क्लियर विजिबल हो जाए। तो हमने यहाँ पे भी मार्जिन दे दी, मार्जिन लेफ्ट 5 और मार्जिन टॉप से भी 5। अच्छा, अब देखें अगर हमने ब्राउजर पर रन किया तो हमने इसको क्या दिया था कि जो हमारी इमेज हो वो हमारे पास आ जाए राउंडेड सर्कल में। तो अब देखिए हमारे पास राउंडेड सर्कल में आ रहा है। ये बात समझ आई तो मुझे बताएं। कैसे बात समझ आ गई? ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्लास क्या थी,
इमेज थंबनेल की थी, हम ये भी यूज करके देख लेते हैं। थंबनेल से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हल्के से ही साइड कॉर्नर से राउंडेड होते हैं, इसको यूज करके देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं इमेज 3.jpg, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा इमेज 3 दे देते हैं ऑल्ट में नाम, और इधर हम इसको क्लास असाइन कर देते हैं इमेज थंबनेल की। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट एंड टॉप भी दे देते हैं तो थोड़ा सा, और यहाँ पे इसमें बी आर के टैग लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। अच्छा देखिए, थंबनेल से हमारे पास क्या हुआ है कि उसके जो बॉर्डर थे उसके बाद भी एक ग्रे कलर के बॉर्डर बन चुके हैं, ठीक है, और उनके थोड़े थोड़े से राउंडेड हैं जो बाहर बॉर्डर बने इमेज के बाहर। शो हो रही है ना आप लोग को स्क्रीन? देखिए इमेज के बाहर ग्रे कलर के बॉर्डर ड्रॉ हो चुके हैं और वो बॉर्डर भी हल्के हल्के से राउंडेड है। ये बात समझ आई? क्लास वाली बात समझ आ गई? इसको करके देख लो। अच्छा ऐसा है। हम लोग बूटस्ट्रैप 4 आइकन की अगर बात करें तो पहले आप लोग की जो बुक है उसमें बूटस्ट्रैप 3 है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 3 के लिए हम लोग जो आइकन यूज करते थे वो ग्लिचकन फॉर्म में थे, ठीक है। लेकिन अब जब बूटस्ट्रैप 3 हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपडेटेड वर्जन बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, तो वो इन वाले आइकन्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसके लिए फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे। फॉन्ट ऑसम में भी बहुत सारे आइकन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें आइकन्स की नीड है, यानी कि आइकन्स की नीड हमें कहाँ पर होती है, जब हम फॉर्म्स बना रहे होते हैं वहाँ पे हमें आइकन्स की नीड होती है, या फिर हमारे पास बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम लोग से रिलेटेड कुछ आइकन्स लगाने होते हैं तो हमें वहाँ पे नीड होती है। जैसे कि लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज में भी होता है, पासवर्ड के लिए आइकन होता है, ईमेल के लिए आइकन होता है। तो इस तरह से अगर हमें आइकन्स की नीड है तो हम यहाँ से आइकन्स ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आइकन को हम इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने fontawesome.com पे जाके इधर से फॉन्ट ऑसम के सीडीएन डाउनलोड कर लेना है। जिस तरीके से बूटस्ट्रैप का सीडीएन डाउनलोड किया था इसी तरह से इसका भी आप लोग सीडीएन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरह से नेट से डाउनलोड होगा। ये लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है। अच्छा, अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, सही है। मैं यहाँ पे जाके इधर इसको कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा, ये fontawesome.com की वेबसाइट से आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फॉर वेब, नजर आ रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे आप सब लोग को नजर आ रही होगी स्क्रीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्री फॉर वेब। फ्री फॉर वेब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट ऑसम के पूरा सीरियल कंप्लीट डाउनलोड कर लेंगे, सही है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोग के साथ अगर अभी चैट में भी शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग को कोई मसला हो तो आप लोग चैट से ले लीजिएगा। अच्छा, इसको हमें इंक्लूड कैसे करवाना होता है, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की आप लोग को दिख रहा है, ये मेरे पास फॉन्ट ऑसम पूरा डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से कुछ फोल्डर आपके पास डाउनलोड होगा, तो इसमें आपके पास बहुत सारे होंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्लैश, मेटाडाटा। तो हमें क्या इंक्लूड करवाना है वो मैं आपको बताती हूँ, कौन सी फाइल आप लोग को इंक्लूड करवानी है फॉन्ट ऑसम की। आप लोगों ने फॉन्ट ऑसम की ये वाली फाइल लिंक करवानी है ऊपर, यानी कि आपने लिखना है all.css। CSS में जाके all.css की फाइल को लिंक करवाना है। कैसे लिंक करवाएंगे, CSS में जाके all.css को लिंक करवाने का तरीका ये है, लिंक फॉन्ट ऑसम, ठीक है, CSS में जाके all.css, ये वाली आपने फॉन्ट ऑसम की फाइल को लिंक करवाना है। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे बताएं। चलते हैं, हमें बूटस्ट्रैप में आइकन, हम लोगों ने आइकन की फाइल को इंसर्ट करवा लिया, ठीक है, और लिंक भी करवा दिया। अब हमें आइकन को किस तरीके से डालना होता है पहले हम ये देख लेते हैं। आइकन डालने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का तरीका होता है। बूटस्ट्रैप में हम लोग आइकन को इस तरह से प्लेस करते हैं,
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, इसी तरीके से हम लोग आइकन की क्लासेस को कॉल कर रहे होते हैं, यानी कि अच्छा मैं आप लोग को एक और तरीका बता देती हूँ। आइकन आप लोग लेंगे कहाँ से? ये आप लोग आइकन के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आई यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन आई में जो ये क्लासेस आ रही हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है FAS FA क्लाउड, तो ये आइकन है, ठीक है। अब ये कौन सा आइकन है और इसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले फाउंड ऑसम की, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके खोला। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरे पास क्या हो रहा है, आइकन्स आ रहे हैं बहुत सारे। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइकन सर्च करवाना है यूजर का, तो मैंने यहाँ लिखा यूजर। देखिए यूजर से रिलेटेड ये सारे मेरे पास क्या आ चुके हैं, आइकन आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस आइकन की नीड है, तो मैंने इस आइकन पे क्लिक करा। अच्छा, जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देखें कि आप लोग के पास क्या है कि एक ये आ जाएगा HTML का कोड। तो आप लोग को जो भी आइकन की नीड होगी, आप उस आइकन पे क्लिक करके आपने उस आइकन की HTML कोड, ठीक है। अच्छा क्लास, एक मिनट रुकेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आप लोग को बता रही थी कि जब हमें फॉर एग्जांपल हमने फाउंड ऑसम की वेबसाइट उससे एडीएन को डाउनलोड कर लिया और उसको हमने अपने पास इंक्लूड करवा लिया, ठीक है। अब जब हमने उसको इंक्लूड करवा लिया तो हमें जो भी आइकन की नीड है, हमने फाउंड आइकन से आइकन को पिक करा और उस आइकन की कोड, यहाँ पे उस आइकन का कोड जनरेट हो रहा था, तो वो कोड हमने क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे हमने HTML के कोड को कॉपी करना है, ठीक है। जब वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, तो ये कोड हमें अपनी जहाँ पे भी हमें नीड है हमने वहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। बात समझ आई? अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया यूजर के आइकन का, ठीक है। इसी तरह से मैंने बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स लिए हैं, क्लाउड, कॉपी, कार, फाइल, ये डिफरेंट आइकन्स मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो ये आप इजीली आइकन यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर हम इसको रन करके देख लेते हैं तो आपको नजर आ रहा है, ब्राउजर की स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? देखें यहाँ पे क्या हो चुका है, माय आइकन, यहाँ पे भी देखें आइकन यूज हुआ है एंड आइकन अलोंग विद सम टेक्स्ट, यहाँ पे भी आइकन यूज करा है और अदर आइकन, ये अभी हमने ये यूजर वाला आइकन अभी आपको इंसर्ट करके दिखा। यहाँ तक बात समझ आई? क्लास यहाँ तक बात समझ आई तो मुझे बताएं। ठीक है, आइकन्स को इंसर्ट करके देखें, आइकन की पहले फाइल इंसर्ट करें और फिर आइकन के कोड को कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट करके देखें और मुझे बताएं कि आइकन इंसर्ट हो रहे हैं। एक बार फिर बता दूं अलिशा, यहाँ पे जाओगी फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा 3x, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि FA 3x, तो 3x करने से क्या होगा कि 3 टाइम्स हमारा आइकन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सही है। अब इधर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखें कि मेरे पास आइकन का साइज मजीद इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ये बात समझ आई? कर देती हूँ। हम लोग लेआउट कंपोनेंट देख रहे थे, लेआउट कंपोनेंट में से हम लोगों ने आइकन देखा और आइकन हमने यूज करना देखनी है कि आइकन बूटस्ट्रैप 4 में हम फॉन्ट ऑसम आइकन यूज कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने सीडीएन डाउनलोड करा और फिर हमने उसको इंक्लूड करवाया, ठीक है। इसी तरह से हमने आइकन्स को कुछ इंक्लूड करवाया। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि बूट स्ट्रैप का नेविगेशन बार अगर हमें इंक्लूड करवाना है, यानी कि आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग HTML और CSS से नेविगेशन बार बना रहे थे तो हमें बहुत सारे उसमें कोडिंग लिखनी होती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये नेविगेशन बार आपके पास, आप लोग जस्ट इसकी क्लासेस कॉल करेंगे बूट स्ट्रैप की और आपके पास कंप्लीट नेविगेशन बार ड्रॉ होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर अपनी चेंजेस अप्लाई करनी है तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग अपनी CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बूट स्ट्रैप की मैक्सिमम क्लासेस आप यूज करके अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेन वर्क आप लोग बूट स्ट्रैप की मेन क्लासेस यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। इससे और हमारा डिजाइन भी रिस्पॉन्सिव होता है। अच्छा, अगर बूट स्ट्रैप नैव बार की बात करें तो ये क्या है, नेविगेशन बार जो हमारे हेडर या टॉप पे शो हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार कैन एक्सटेंडेड और कोलैप्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। अब हमें अपना नेविगेशन बार कुछ इस तरह से बनाना है कि जब वो किसी भी स्क्रीन पे खुले, चाहे वो एक्स्ट्रा लार्ज हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, तो वो हमारे पास कोलैप्स हो जाए, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है, तो हमें अपने बूटस्ट्रैप बार को क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। अच्छा, नए बार बनाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस, वो हम यूज़ करेंगे, जो मेन क्लास हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे नेव बार नेव की। ठीक है, उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे यूएल और एल आई बनाएंगे। यूएल के एलिमेंट में जो हम मेन क्लास यूज़ करेंगे वो नेव बार नेव की क्लास यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम एल आई बनाएंगे, एल आई क्या है, यानी कि होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारे जो बनेंगे हमारे पास, उसमें जो हम क्लास लिखेंगे एल आई में, वो हम लिखेंगे नेव आइटम की। ठीक है, यानी कि नेव आइटम की क्लास कॉल करेंगे ए आई में। ठीक है, उसके बाद हम एल आई के अंदर आप लोग क्या दे रहे होते हैं, ए दे रहे होते हैं। ए क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, हमें उनको लिंक करवाना होता है। तो जो हम एल आई के अंदर ए यूज करेंगे, उसको हम देंगे नेव लिंक। क्या क्लास देंगे, नेव लिंक की क्लास देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं। पहले सिंपल नेविगेशन बार हम देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव देखेंगे। यहाँ तक समझ आई बात? अच्छा, अगर मैं आप लोग के पास कोड में आती हूँ, ठीक है, कोड आप लोग क्या शो हो रहा है ना? ठीक है, सही। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं पहले सिंपल नेविगेशन बार आप लोग को बताऊं, अगर तो हमारे पास जो आप लोग को मेन क्लास यूज करनी है, ठीक है, यानी कि जो आपको मेन क्लास यूज करनी है वो आपने यूज करनी है नेव। ठीक है, नेव आप लोग के पास जो है मेन क्लास है, ये नेव। ठीक है, ये आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जब सिमेंटिक टैग हम पढ़े थे हमने, तो हमने कहा था कि नेव हो गया और क्या हो गया हमारे पास, सेक्शन हो गए, ठीक है, असाइड हो गया या हेडर हो गया, ये सारे डिफ की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन इनको एक नाम असाइन कर दिया ताकि जब भी कोड की रीयूजेबिलिटी हमारे पास बढ़ती है। ठीक है, नेव से पता चल जाता है कि यहाँ नेविगेशन बार ही ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो हमने नेव यूज करा। नेव के अंदर जो हमने क्लास यूज की है मेन, नेव का जो मेन एलिमेंट है उसमें जो हमने क्लास यूज करनी है वो आपने यूज करनी है नेव बार। ठीक है, अच्छा, नेव बार एक्सपेंड स्मॉल क्यों लिखा है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्मॉल लिखने का क्या रीजन है, अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नी बार एक्सटेंड स्मॉल हटा दिया। ठीक है, अच्छा, बीजी लाइट का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट होना चाहिए। अच्छा, फिक्स टॉप का मतलब क्या है, कि हमारे पास जब भी कोई नीचे आइटम आएंगे, यानी कि नेविगेशन बार के नीचे जो भी हम लोग बना रहे हैं, पेज कैरोसेल लगाएंगे हम उसमें, या डिफरेंट डिप बनाएंगे, काम करेंगे, तो हमारा जो नेविगेशन बार है ना वो हमारा फिक्स्ड है, यानी कि वो खराब नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग वेबसाइट्स यूज करते हैं तो आप लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो आपको नेविगेशन बार फिक्स रहता है, नेविगेशन बार कुछ भी नहीं हिलता है। ठीक है, वो स्टिल वहीं पे फिक्स्ड हो जाता है। तो ये फिक्स टॉप हमने इसलिए यूज़ किया है। ये फिक्स टॉप आपको जब यूज़ होता हुआ नजर आ रहा होगा जब आपके पास बहुत बड़ी मतलब वेबसाइट बन जाएगी और उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी तो हमने सबको कमेंट करा हुआ है तो अभी आप लोग को इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या बनाना है, यूएल। अच्छा, यूएल आपने मेन एलिमेंट होता है, आपको पता है जब हम नेविगेशन बनाते हैं तो हम उसमें यूएल और एलआई का यूज लाजमी करते हैं। ठीक है, तो यूएल आपने बनाया और यूएल का आपने नाम दिया नेव बार नेव का। सही है, मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप जो यूएल है उसको नेव बार नेव देंगे। फिर आपने एल आई बनाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एल आई बनाए, 1 2 और ये 3। ठीक है, अच्छा, 3 एल आई में हमने अलग अलग ए बनाए। अलग अलग ए क्यों बनाए, क्योंकि इन सबके डिफरेंट पेजेस बनते हैं, आप लोग को ये बात पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एल आई है उसको क्लास देनी है नेव आइटम की। ठीक है, इसको क्लास देनी है बूटस्ट्रैप की नेव आइटम। ठीक है, और जो उसके अंदर मौजूद है ए उसको हमें क्लास देनी है नेव लिंक। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो पहला वाला एल आई है, ठीक है, और उसका जो पहला लिंक है ये है होम, ये है अबाउट, ठीक है, और ये है मेरे पास कॉन्टेक्ट। सही है, तो ये इस तरह से हमारे पास सिंपल नेविगेशन बार बन चुका है। अब हम इसको देखते हैं ब्राउजर पर।
अच्छा क्लास, हम लोग एक मिनट हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड डेंजर और नीव बार डार्क का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड डेंजर से हमारे पास क्या होगा, जो नीव बार का बैकग्राउंड होगा ना वो हमारे पास डेंजर कलर का हो जाएगा, और जो हमारे पास उसमें लिखे हुए होंगे यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है होम अबाउट कॉन्टेक्ट, वो हमारे पास डार्क कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इसलिए यूज करते हैं बैकग्राउंड डेंजर, और नीव बार का कलर जो देना है हमने उसके लिए लिखा नीव बार डार्क। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमने कॉल की। यहाँ पे हम दे देते हैं होम अबाउट, और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टेक्ट। इसको हम देखते हैं ब्राउजर पर रन करके। चेंज क्यों हो रहा है, एक मिनट चेक करते हैं हम इसे। एक्टिव हटा देते हैं। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है सबको? क्या सबको स्क्रीन शो हो रही है? नेविगेशन बार नजर आ रहा है सबको? ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे नेव लिंक दिया। ठीक है, मेन हमारे पास जो है नेव बार की क्लास जो मेन है उसको हमें नेव बार और नीव बार एक्सपेंड स्मॉल। अच्छा, ये लिखना लाजमी है हमें, ये मैं हटा रही थी तो मेरे पास नीव बार मतलब नहीं शो हो रहा था। एक्सपेंड स्मॉल क्यों लिख रहे हैं हम, आप लोग ये देख लें। एक्सपेंड स्मॉल या फिर एक्सपेंड लिखें, या फिर इसके साथ आप स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी यूज़ करें। अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप नीव बार एक्सपेंड लाजमी लिखें। नीव बार एक्सपेंड नहीं लिखेंगे तो आपके पास नीव बार एक शो नहीं होगा, वो बिल्कुल एक वर्टिकल फॉर्म में शो हो रहा था। देखिए मैं ये हटा देती हूँ नीव बार एक्सपेंड, तो आप आउटपुट देखें उसका क्या हो रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था। नजर आ रहा है क्लास आप लोग को? नजर आ रहा है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने नेव बार को एक्सपेंड करना है, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेव बार एक्सपेंड लाजमी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेव बार एक्सपेंड। ठीक है, अब जो हम स्मॉल मीडियम लार्ज लिख रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये लिखें। नेव बार एक्सपेंड से आपके पास नेविगेशन बार एक्सपेंड हो गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर आप एक्सपेंड नहीं लगा रहे थे तो वो आपके पास जो नेविगेशन बार था वो वर्टिकल में शो हो रहा था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आप नेव बार एक्सपेंड के साथ आप लिख देंगे एस एम, तो एस एम से क्या होता है आप लोग को पता है कि स्मॉल स्क्रीन पे जैसे ही जाएगा तो उसका जो नेविगेशन बार है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, और हम स्मॉल स्क्रीन पे से लेके जाएं, इंस्पेक्ट करते हैं हम इसे, और हम इसे स्मॉल स्क्रीन पे लेकर आते हैं। ये हम आते हैं स्मॉल स्क्रीन, हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, 576। ठीक है, देखें हमने इसको स्मॉल पे लेकर आए। अच्छा, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल हो गई, जरा हम मीडियम मिड लगा के देखते हैं, मीडियम, क्योंकि ये हमारे पास विजिबल हो रही है कॉन्टेक्ट तक। यहाँ पे हम चेंज करते हैं और यहाँ पे हम एम डी लगा के देखते हैं, एम डी। अच्छा देखें, जैसे मैंने एम डी लगाया तो आप लोग ये देखें, जैसे ही मेरे पास मीडियम स्क्रीन पे पहुंचा, मीडियम स्क्रीन क्या है, 7
83 इक्वल टू 783, ठीक है, या फिर उससे हमारे पास बड़ी होगी, ठीक है, 576 से हमारे पास बड़ी होगी। जैसे ही हमारे पास मीडियम स्क्रीन पे पहुंचा, हमारा लेआउट रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अब ये थ्रू आउट रिस्पॉन्सिव रहेगा स्मॉल स्क्रीन तक, ठीक है। तो अब ये क्या था, हमारे पास लार्ज स्क्रीन पे ऐसा नजर आ रहा है, और जैसे ही हम इसको मीडियम स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा। ये बात समझ आई क्लास? ये बात समझ आई तो मुझे बता। तो हमें एक्टिव के लिए क्या ही करना है, एक्टिव के लिए हमने क्या करा कि हमने एक्टिव की क्लास यूज़ करी है, और एक्टिव की क्लास को जब हमने यूज़ करके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करा तो हमारा जो था वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, डार्क हो चुका है। इसी तरह से आपके पास एक होता है डिसेबल का होता है हमारे पास। अच्छा, डिसेबल से क्या होता है कि वो आपके पास लाइट हो जाता है और डिसेबल हो जाता है, यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ डिसेबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे या ए हैरिफ में आप लोग यूज़ कर रहे हैं डिसेबल का, ठीक है। तो जब आप इसको डिसेबल करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा शो होगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। नज़र आ रहा है सबको? नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ गई? तो एक्टिव और डिसेबल से क्या हो रहा है, बताएं जल्दी से। समझ आ गई बात? ठीक है। इसी तरह से सिमिलर आप लोग यहाँ पे नेव बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने नेव बार डार्क और बैकग्राउंड टीचर यूज़ करा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ बैकग्राउंड प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी से आप लोग को पता है कौन सा कलर शो होगा, ब्लू कलर शो हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप नेव बार का कलर डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। हम इसको करते हैं नेव बार डेंजर। तो डेंजर से देखें इतना लाइट हो चुका है कि वो हमें विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो डार्क ही सही है, ठीक है। तो डार्क से हमें क्या होगा, इसमें विजिबल हो जाएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है, अभी CSS के थ्रू भी कलर वगैरह तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे चैट में बताएं, आगे चलते हैं। ये बात समझ आ गई क्लास? ठीक है, सही। अगर फॉर एग्जाम्पल अब हम चलते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अपने नेम बार के साथ हमें लोगो लगाना है, और हम चाह रहे हैं कि जो हमारा लोगो हो ना वो भी रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। और वो लोगो हम क्या चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग का अगर ब्राउजर देखें तो जहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, इससे पहले आप लोग लोगो लगाते हैं अक्सर वेबसाइट्स में, या अक्सर आप लोग के पास इससे पहले लोगो लगा हुआ होता है। तो हमारे पास बूट स्टेप में हमारे पास कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग लोगो लगाएं और हमारे लोगो जो है बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को ये बताऊं लोगो लगाने का तरीका, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यूजिंग द डॉट नेव बार ब्रांड। जब आप नेव बार ब्रांड की क्लास यूज करेंगे ना तो उससे आप लोग अपना लोगो जो है फिक्स लगा सकते हैं, यानी कि उससे क्या होगा कि आपका लोगो जो है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा नेव बार के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लास ऑन इमेज बूटस्ट्रैप 4 विल ऑटोमेटिकली स्टाइल ऑन द इमेज टू फिट द नेव बार, ठीक है। यानी कि नेव बार के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उस इमेज को या लोगो को फिक्स कर देगा, सही है। अच्छा, इसका सिमिलर मेथड तो हमारे पास वही है जैसे कि हमने नेव बार पढ़ा यहाँ तक। यहाँ पे हमने लोगो लगाया और यहाँ पे लिंक्स, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें जो न्यू मेथड देखने को मिलेगा ना वो सिर्फ ब्रांड लोगो का ही मिलेगा। ये देखो, ये नेव बार बिल्कुल सिमिलर वैसे ही लिखना है हमने नेव, और यहाँ पे नेव की क्लास एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नेव की क्लास एंड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें सिमिलर वही हमने यूज करा है नेव बार मेन क्लास यूज करी, नेव बार एक्सपेंड लाजमी यूज करना है अगर आप हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल मीडियम इट्स अप टू यू कि आप पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप मीडियम पे ही लाके अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करवाना चाहते हैं तो हमने MD यूज कर लिया। इसके बाद हमने बैकग्राउंड डार्क यूज करा है, नेव बार भी डार्क यूज करा है, ठीक है। इसके अलावा ये लिंक सिमिलर ऊपर वाले सिंपल नेविगेशन बार की तरह थे, ठीक है। यानी कि यूएल के अंदर मेन क्लास आएगी नेव बार नेव की, फिर उसके अंदर हमारे पास सब LI बनेंगे, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल 3 LI बनाए इसी तरह से, जिसमें जो LI है उसको नेव आइटम की क्लास जाएगी, और जो उसके अंदर ए मौजूद है उस ए को नेव लिंक की क्लास जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिंक 1 लिंक 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग चेंज करके होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, यानी कि होम अबाउट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है।
सिमिलर इसी तरीके से हमें क्या करना है, ब्रांड लोगो के लिए सिंपल तरीका ये है आप लोग के पास कि आप जस्ट इस पे क्या करेंगे, ए पे टैग दें, ए के टैग में काम करेंगे। ए का टैग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग लोगो पे क्लिक करते हैं ना, वेबसाइट का जो भी लोगो लगा हुआ होता है तो वो रिफ्रेश हो जाता है होम पेज पे, ठीक है। तो इस वजह से हम ए यूज कर रहे हैं। ए के अंदर आपने क्लास यूज करी नेव बार ब्रांड। अगर आप लोग ए नहीं भी यूज करना चाहें तो आप डिप यूज कर लें, उसमें क्लास यूज कर लें, नेव बार ब्रांड आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे इस वजह से ए यूज करा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने होम पेज का लिंक यहाँ दे देंगे तो आप जब लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज ही रिफ्रेश हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने नीव बार ब्रांड से क्या होता है कि हमारा जो लोगो है ना वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, हमारे नेम बार में फिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे इमेज लगाई फॉर एग्जांपल एपटेक लोगो डॉट png, ठीक है। ऑल्ट पे नाम दिया लोगो। अब ये आप पे है कि आप इसकी विड्थ और हाइट आपने सेट करवा दी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोग को बताऊँ कि अगर आप लोग बूट स्ट्रैप के थ्रू विड्थ और हाइट सेट करवाना चाहते हैं तो आप लोग सिमिलर क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे और क्लास के बाद आप लोग W करके जो भी आपको विथ हाइट असाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 असाइन करनी है तो आप लोग दे देंगे W और उसके साथ 100, ठीक है। तो ये बूट स्टेप का तरीका होता है विथ और हाइट सेट करने का। अगर हाइट करनी है तो आप एच कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने स्टाइल में करवा दी, आपकी मर्जी, आप बूट स्टेप की क्लासेस से करवा लें, ठीक है। मेन काम तो आप लोग बूट स्टेप क्लासेस से करवा लिया करें, बाकी अगर आपको हाइट वेट मार्जिन वगैरह सेट करनी है तो वो आप लोग अपनी CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, आप लोग के पास ब्राउजर की स्क्रीन शो हो रही है सबके पास, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लोगो आ चुका है। अब ये लोगो हमारे पास देखिए किस तरह से रिस्पॉन्सिव भी है और ऊपर से हमारे पास फिट भी हुआ हुआ है हमारी नेविगेशन बार के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारी लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है या नेविगेशन बार छोटा हो रहा है, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात समझ आई तो मुझे बताएं। अच्छा, तो अब हमने क्या कहा कि जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तो मेरे पास एक बटन आया और उस बटन पे क्लिक करने पे मेरा नेविगेशन बार कोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम सेम रहा, नेम बार, ठीक है, मेन एलिमेंट। उसके बाद ए में लोगो लगाया, फिर ULLI सिमिलर वर्क हमने जो सिंपल नेविगेशन बार में परफॉर्म किया था, ये वर्क सिमिलर उसी तरह से था, ठीक है। इस वर्क को हमने डालना है एक डिफ के अंदर। अच्छा, अब इस डिफ के अंदर हम ये वाला वर्क क्यों डाल रहे हैं हम ये अभी समझते हैं। सबसे पहले हमने लगाया ऊपर एक बटन। हम चाह रहे हैं कि बटन क्लिक करने पे हमारा नेविगेशन बार कोलैप्स हो जाए, यानी कि जैसे मैं मीडियम स्क्रीन पे आऊँ एक बटन शो हो जाए और जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तब मेरे पास नेविगेशन बार शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बटन बनाने के बाद हमने इसको टाइप दे दी बटन की। अच्छा, इसमें क्लास हमारे पास यूज होगी, बूट स्टेप की जो क्लास यूज होगी वो होगी नेव बार टोगलर। टॉगलर से क्या होता है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो वो वाला जो नेविगेशन बार है, जैसे कि लिंक वन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीनेम कर लेगा। तो जब मैं क्लिक करूंगी तो ये क्लिक करने में मेरे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं क्लिक करूंगी तो क्लिक करने पे मेरे पास दोबारा से क्लोज हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज करी है बूटस्ट्रैप की क्लास नेव बार टोगलर। नेव बार टोगलर से क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट का काम परफॉर्म कर रहा है और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड की हुई है। तो हमें ये काम खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें, हमने जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास को कॉल कर दिया नेव बार टोगलर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आए। अच्छा, अब बटन बटन में हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास बटन पे क्या शो होता है, हम कुछ लिखवाते हैं बटन पे, लेकिन हमें बटन नहीं पे आइकन शो करवाना है। तो हमने उसके अंदर लिखा, स्पैन के अंदर करके हमने लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, हमने जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल करवाई है नेव बार टोगलर आइकन। ये क्लास से आपके पास नेव बार टोगलर आइकन से आपके पास एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो नेविगेशन बार जो क्लैप्स हुआ होगा वो ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको दो एट्रीब्यूट यूज करने हैं। वो दो एट्रीब्यूट कौन से हैं, वो दो एट्रीब्यूट एक है डाटा टोगल का और एक एट्रीब्यूट है डाटा टारगेट का। अच्छा, डाटा टोगल और डाटा टारगेट क्या है, ठीक है। डाटा टोगल हमारे पास एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा होगा, कोलैप्स कर रहा होगा नेविगेशन बार को, ठीक है। तो हमें डाटा टोगल में ये वैल्यू भी हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हम इस डिफ को देंगे कि कोलैप्स किसे करे, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने एक div बनाया, div बनाने के बाद बूटस्ट्रैप की क्लास है collapse की, ठीक है, उसकी हमने क्लास की collapse और हम एक और क्लास है navbar collapse, हमने ये दो क्लासेस इस div को असाइन की बूटस्ट्रैप की, ये है बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, जहाँ पे हमने डाटा टोकन का एट्रीब्यूट यूज किया है, हमने उधर कौन सी क्लास असाइन करनी है वैल्यू में, हमने इस div को की जो बूटस्ट्रैप की क्लास की collapse वो हमने यहाँ डाटा टोकन में असाइन कर दी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये बटन पे क्लिक करेगा तो ये पूरा डिव जिसमें URL मौजूद है, ये इसके में कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बटन पे क्लिक करने पे ये ओपन होगा। अच्छा, फिर डाटा टारगेट क्या है कि यानी कि हमें कौन से डाटा को टारगेट करना है, हमें ये जो मौजूद डिव के अंदर जितना डाटा है हम इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक आईडी दे देनी है, असाइन कर देनी है डिव को, ये आईडी आप लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल नेम बार, आप लोग इसका जो दिल चाहे नाम रखें, लेकिन जो भी आप आईडी का नाम रखेंगे उस सिमिलर आईडी का नेम आप अपने डाटा टारगेट के एट्रीब्यूट में कॉल करेंगे। इस बात का ध्यान रखना लाजमी है, वरना वो उस डाटा को टारगेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आईडी यूज करेंगे तो उसके लिए आपको हैश लगाना लाजमी है, हैश लगाना लाजमी है, ठीक है। तो ये आप आईडी कोई भी असाइन कर सकते हैं, जो आईडी आपने इस डिफ को असाइन की है वो आईडी आप इधर देंगे डाटा टारगेट में, ताकि वो इस पूरे डिफ को टारगेट करेगा, सही है। अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं ये हटा दूँ जरा लोगों, ठीक है, और हम इसको ऊपर वाले को भी कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ आ जाए। इसको भी कर दिया हमने कमेंट, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ जस्ट ये वाला कोड है, अब हम इस कोड को देखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे दोबारा से रिफ्रेश करा, ठीक है। अब देखें अगर आप लोग को शो हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये नेविगेशन बार शो हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि जब मैं इसका स्क्रीन का साइज मीडियम करूँ तो मेरे पास बटन शो हो और उस बटन पे पूरा नेविगेशन बार कोलैप्स हो जाए। तो अब मैं इंस्पेक्ट पे जा करके, ठीक है, स्क्रीन का साइज मैं करती हूँ मीडियम, मैं यहाँ से कर रही हूँ मीडियम। जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज मीडियम हुआ तो देखिए मेरे पास एक बटन शो, ठीक है। इस बटन पे मेरे पास जो हमने आइकन यूज करा था, ठीक है, वो आइकन बूटस्ट्रैप की क्लास से ऑटोमेटिकली आ रहा था, ठीक है। इस पे जब मैंने क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा नेविगेशन बार इस पे कोलैप्स हो गया, दोबारा क्लिक करने पे बंद हो गया, ये डाटा टोटल से हो रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको क्लिक करा ये पूरा डिव इसमें टारगेट हुआ हुआ है, ठीक है, ये पूरा डिव शो हुआ और क्लिक करने पे क्लोज हो गया, सही है। अच्छा, ये बात आप लोग को समझ आ गई तो मुझे बता। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा था कि हम लोग यूजर इंटरफेस के पार्ट्स पढ़ रहे थे कि हमारे पास यूआई इंटरफेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हमने इनपुट ग्रुप देखे थे कि इनपुट ग्रुप में हमें किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जिसमें हमारा डिज़ाइन का जो इंटरफेस है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा विजिबल और ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास होता है नेविगेशनल कंपोनेंट, ठीक है। नेविगेशनल कंपोनेंट अभी आप लोग पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। नेविगेशनल कंपोनेंट प्रोवाइड द वे फॉर द यूजर टू टेल द सिस्टम व्हाट टू डू, ठीक है। यानी कि जो आपका नेविगेशनल कंपोनेंट होता है वो बेसिक होता है, वो आपको ये बता रहा होता है यूजर को कि आपने क्या परफॉर्म करना है, यूजर ने कौन से स्टेप पे क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो यूआई आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टू यूज़ बना रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सर्च फील्ड के आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स आ जाते हैं, ठीक है, पेजिनेशन आ जाते हैं। अब ये क्या होता है ब्रेड क्रम, सर्च फील्ड और पेजिनेशन, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं बात करूँ सर्च फील्ड की, तो सर्च फील्ड क्या, अलाउ यूजर टू एंटर ए कीवर्ड और पैरेज एंड सबमिट इट टू सर्च द इंडेक्स विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग बैक द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट। यानी कि आपके वेबसाइट में अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, तो अगर वहाँ पे वो लोग अपनी सर्च फील्ड का ऑप्शन ना दें तो क्या वो वेबसाइट आप लोग के लिए यूज़ करना आसान हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्च फील्ड हमारे पास बेसिकली हमारा टाइम जो कंज्यूम हो रहा था उसको भी बचाती है और सेटिंग से ये होता है कि हमें एक रिलेवेंट रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम अपनी नेविगेशनल कंपोनेंट में हम लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाएं उसमें हम यूज़र को एक सर्च फील्ड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेड क्रम्स की, तो अ नेविगेशन एड दैट अलाउ द यूजर टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन विद इन प्रोग्राम, ठीक है। ब्रेड क्रम्स ये कि फॉर एग्जांपल कि यूजर आप
आपके ट्रैक को समझ सके कि आपके प्रोग्राम का ट्रैक क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका स्टेप जो है मेंशन हो कि इस बटन पे क्लिक करने पे ही वो ही चीज़ नज़र आएगी, ना कि उस बटन पे क्लिक करने पे जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं नज़र आए जो आपने नेम से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी ट्रैक लोकेशन जो है वो आपके प्रोग्राम के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पेजिनेशन की, तो पेजिनेशन हमारे पास ये होता है कि अभी आप लोग बूट स्ट्रैप में भी यूज़ करेंगे पेजिनेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो जब आप लोग एक पेज विजिट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का, तो आपके पास लिखा हुआ होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से नीचे पेज के नंबर दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो उन पेज नंबर पे आप लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो आप लोग सेकंड पेज को विजिट करते हैं, फिर क्लिक करते हैं थर्ड पेज को विजिट करते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो हम उसका जो कंटेंट है वो हम क्या करें, डिवाइड कर दें नंबर डाल के। ठीक है, पेजिनेशन में डिवाइड कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा 1 2 3 आगे हमारे पास एक नेक्स्ट होता है और प्रीवियस होता है। ठीक है, तो हमारी जो ज़्यादातर वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं वो हमारे पास पेजिनेशन में डिवाइड हो जाती है। तो हमें इन चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम या कि इतना सारा हम एक ही पेज पर लें कि यूज़र स्क्रॉल डाउन करता ही रह जाए या वो वेबसाइट खत्म ही ना हो, हम उसको पेज में डिवाइड कर दें। सही है, इसी तरह से हमारे पास टैग का आ जाता है। अच्छा, टैग क्या कि यानी कि जो आप टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके उस कंटेंट से मैच करते हों। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि यूज़र को वो टैग कुछ और नज़र आ रहा है और आपकी जो कहे हुआ कंटेंट है वो कुछ और है। ठीक है, तो जो आपने टैगिंग लाइन यूज़ की है या कोई टैग आप लोग पिक्चर्स वगैरह के टैग होते हैं, जिस भी तरीके से आप लोग टैग लगाना चाह रहे हैं वो उस आपकी कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसी तरह से सेम आइकन की बात आ जाती है। अगर मैं आइकन्स की बात करूँ तो अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना फॉर्म बना रही हूँ और उसमें मेरे पास 3 से 4 फील्ड्स हैं, यानी कि यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ठीक है, ईमेल है, तो मुझे इसके लिए ज़रूरी क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल आइकन उसी से रिलेटेड लगाऊँ। अगर मैं यूज़र है तो यूज़र से रिलेटेड आइकन यूज़र पे लगाऊँगी, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड से रिलेटेड आइकन मैं पासवर्ड पे लगाऊँगी। ठीक है, ईमेल अगर मैं यूज़र से रिक्वायर्ड है मेरी, तो मैं ईमेल से रिलेटेड आइकन ईमेल पे लगाऊँगी। ठीक है, तो आपको उसी से रिलेटेड आप वो यूज़ करें। ये ऐसा ना हो कि आपने आपका कंटेंट में फॉर एग्जांपल इमेज दिखा हुआ और आपने उधर आइकन यूज़र का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना लाजमी होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इमेज कैरोसेल आपके पास क्या होता है कि यूज़र के पास एक मेन पेज पे जो इमेज आ गई थी नेविगेशन के बाद, तो वो इमेज आपके उसी आइटम से या फिर आपकी वेबसाइट से बिलोंग कर रही हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल गेमिंग की है और आपने लगाई हुई ऑनलाइन शॉपिंग की वही इमेज कैरोसेल की पिक्चर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना लाजमी होती हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास और भी इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स में हमारे पास प्रोग्रेस बार आ जाता है, टूल टिप आ जाते हैं, नोटिफिकेशन बार आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर मैं टूल टिप की बात करूँ तो टूल टिप क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि जब मैं माउस को ओवर करूँ या मैं कर्सर को पॉइंट आउट करूँ, या आप लोग होवर वाली बात ही समझ रहे हैं, अगर आप लोगों ने होवर करा है तो मेरे पास फॉर एग्जांपल उसके नीचे कोई मैसेज आ जाए। ठीक है, अब मैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर अगर नोट करा हो कि मैं अपने पास यूज़र से फॉर्म फिल करवा रही हूँ और फॉर्म फिल करवाते ही मेरे पास एक नीचे मैसेज जनरेट हो जाता है कि मुझे इस फॉर्म में कौन सी फील्ड को फिल करवाना है। ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली टूल टिप से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम इंसर्ट करवा रही हूँ, अभी टूल टिप हम देखेंगे भी, जेक्यूरी में भी हम आगे टूल टिप पढ़ेंगे कि टूल टिप आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे उससे फर्स्ट नेम लेना है या उसका लास्ट नेम लेना है, तो हम क्या करें, उसको वहाँ पे टूल टिप पे उसके पास जैसे ही वो उस फील्ड पे पॉइंट आउट हो तो उसके पास एक नीचे मैसेज जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ये टूल टिप का काम होता है। ठीक है, या मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी यूज़र के लिए और ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन से क्या होता है कि यूज़र अपडेट होता रहता है, यानी कि अगर कोई न्यू अनाउंसमेंट हो रही है या आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस हैं या कोई भी अपडेट हो रहा है तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन उसके पास शो होती है। ठीक है, फिर आपके पास होता है प्रोग्रेस बार। अच्छा, प्रोग्रेस बार फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपनी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करवा रहे हैं या गेमिंग वेबसाइट है या फिर आप लोग की कोई भी इस तरह की वेबसाइट है
जिसमें आप लोग के पास एक प्रोग्रेस शो होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड हम लोग करवा रहे होते हैं या फिर गेम्स वगैरह डाउनलोड करवा रहे होते हैं, तो यूज़र को आप वो ऑप्शन दें, उसको बताएं कि आपका जो भी आप डाउनलोड करवा रहे हैं तो उसका प्रोग्रेस क्या है, यानी कि अभी वो 0% है, फिर 10% है, 20% है। इससे यूज़र इंटरेक्ट होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ क्या इस वेबसाइट को यूज़ करने से कुछ चेंजेस हो रही हैं या फिर ये काम परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना आप लोग को लाजमी है। अच्छा, इसी तरह से मैसेज बॉक्स की बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल कि हम जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्लिक होने पे कोई मैसेज जनरेट हो जाए, अलर्ट में जनरेट हो जाए। इसके अलावा हम लोग अभी पढ़ेंगे तो एक अलग से विंडो भी खुलकर आती है जिसमें पॉपअप मैसेजेस जनरेट होते हैं, उसे मोडेल कहते हैं। तो उस तरह के मैसेजेस आपके पास जनरेट होकर आए। अगर आप लोग डिलीट कर रहे होते तो आप लोग के पास एक छोटा सा मैसेज बॉक्स अलग से खुलकर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डू यू वांट टू डिलीट या फिर डू यू वांट टू सेव, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस आपके पास आ जाएँ जनरेट होके, तो वो आपके पास क्या होते हैं, मैसेज बॉक्स कहला रहे होते हैं या पॉपअप मैसेजेस कहला रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें तो कंटेनर्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, कंटेनर हमारे पास क्या होते हैं कि हमारी वेबसाइट को डिवाइड कर देते हैं हमारे पास। अब वेबसाइट को डिवाइड करने से क्या मतलब है कि हमने पेज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जब भी हमने मैक्सिमम विथ या हमने साइज के मुताबिक अपने पेज को डिवाइड कर दिया, हम डिफरेंट डिप बना बना के काम करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इसी तरह से कंटेनर्स आप लोग यूज़ करें, ऐसा ना करें कि आप एक ही डिप में आपने पूरी वेबसाइट बना दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना लाजमी है। इसके बाद हम अकॉर्डियन भी पढ़ेंगे। हम लोग अकॉर्डियन की फंक्शनैलिटी हम लोग जेक्यूरी में देखेंगे कि इसमें हम लोग अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स को किस तरह से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स से सिलेक्शन कैसे हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। तो इसका भी यूज़ आप लोग करेंगे तो इससे भी यूज़र क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। तो ये सारे यूआई कंपोनेंट्स आप लोग यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स में, तो आपकी वेबसाइट एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनेगी जिससे यूज़र इंटरेक्ट होकर उसको यूज़ भी करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग के पास यूआई के कुछ प्रिंसिपल हैं कि यूआई के प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब आप यूआई में इन सारी चीज़ों की बात ध्यान रखते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा जनरेट होता है। इसमें सिंप्लिसिटी आती है, विजिबिलिटी आती है, टॉलरेंस होती है, ठीक है, फीडबैक होती है और रीयूजेबिलिटी भी होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले हमें यूआई के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे वो ध्यान में रखना लाजमी है। उसके बाद उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने चले इन बातों का ध्यान रख लिया लेकिन वो यूज़ आपने सही तरीके से नहीं किए हैं, उनका यूज़ करने का तरीका नहीं आया आपको। तो ये सिंप्लिसिटी आपको देखना लाजमी है। फिर विजिबिलिटी कि आपने वो यूज़ कर रहे हैं तो उनकी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि यूज़र उसको विजिबल कर सके या उसको समझ सके, देख सके, ठीक है। टॉलरेंस यानी कि आपकी बात जो आपने कही है ऐसा ना हो कि आपका एक्शन बहुत देर में परफॉर्म हो रहा है या वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा, यानी कि आपने एक बटन दिया हुआ है लेकिन वो बटन आपका परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि यूज़र उसको टॉलरेट ना हो, उसकी बर्दाश्त से बाहर ना हो वो चीज़। तो आपको वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, टॉलरेंस को। फिर फीडबैक यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई सबमिट हो या कोई भी आपकी वेबसाइट से फॉर एग्जांपल शॉपिंग हो रही है या अगर ऑनलाइन शॉपिंग है तो उसकी शॉपिंग है तो उसके पास कोई फीडबैक मैसेज जनरेट हो वो काम परफॉर्म होने के बाद, ठीक है। या किसी भी बटन वगैरह का कोई एक्शन परफॉर्म हो ताकि यूज़र को पता चले कि ये काम इस वेबसाइट से हो रहा है, तो आपको उसको फीडबैक जनरेट लाजमी करवाना है, ठीक है। इसके बाद रीयूजेबिलिटी का क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं कि यूज़र उसको यूजली अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करके समझ रहा है। जब वो नेक्स्ट टाइम आप वेबसाइट पर आएगा तो वो ईजिली इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने रीयूजेबिलिटी के भी इस तरह से ऑप्शन रखने हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को इतना ज़्यादा ईजी टू यूज़ करना है कि सामने वाला उसको दोबारा रीयूज़ कर सके, ठीक है। आगे के लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को और डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लें, मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर दूँ। एक बार तो और समझा दें। क्या समझा दूँ एक मरतबा और? आपने